अगला पॉइंट है गुणसूत्र की संरचना। देखो, गुणसूत्र की संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला भाग होता है क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड भाग क्या होता है? सामान्यतः प्रत्येक गुणसूत्र में दो भुजाएं पाई जाती है जिन्हें अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड कहते हैं। कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में दोनों अलग अलग गर्भपुत्री गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना का पहला भाग है क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स का मतलब गुणसूत्र की दो भुजाएं होती है। संरचना में देखो दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं को ही क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स। ये दोनों भुजाएं क्या कहलाती है? क्रोमेटिड्स। तो गुणसूत्र की संरचना का पहला भाग क्या कहलाता है? क्रोमेटिड्स। दूसरा भाग है गुणसूत्र की संरचना का, वो कहलाता है क्रोमोनीमेटा। क्रोमेटिड्स में उपस्थित धागे नुमा कुंडलित भाग क्रोमोनीमेटा कहलाता है, जिसमें डीएनए होता है। तो क्रोमेटिड्स के अंदर धागे नुमा जो भाग है, देखो गुणसूत्र की संरचना में ये क्रोमेटिड्स हो गए, इसके अंदर ये धागे नुमा भाग, ये धागे नुमा भाग ये क्रोमोनीमेटा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्रोमोनीमेटा। धागे नुमा भाग क्या कहलाते हैं? क्रोमोनीमेटा। तो ये दूसरा भाग क्या हो गया गुणसूत्र का? क्रोमोनीमेटा। गुणसूत्र का तीसरा भाग है वो कहलाता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर क्या है? देखो, क्रोमोनीमेटा पर जो बिंदु समान उभार पाए जाते हैं उन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। ऐसा माना जाता है क्रोमोनियर वे स्थल होते हैं जहां पर जीन पाए जाते हैं, यानी क्रोमोनियर है इनके अंदर जीन होते हैं। देखो संरचना के अंदर ये क्रोमेटिड्स, ये धागेनुमा संरचना क्रोमोनीमेटा, और इन क्रोमोनीमेटा के ऊपर देखो बिंदु समान संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये बिंदु समान संरचनाएं हैं, इन बिंदु समान संरचनाओं को क्रोमोमियर्स कहते हैं। बिंदु समान संरचना है वो क्रोमोमियर कहलाती है। अगला पॉइंट है सेंट्रोमियर। अगला पॉइंट क्या है? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र के अंदर और क्या पाया जाता है? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में उपस्थित वह भाग जिसके द्वारा दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं उन्हें सेंट्रोमियर या मध्य बिंदु कहते हैं। कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में इसके विभाजन से पुत्री सेंट्रोमियर का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहा जाता है। तो इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ने वाला भाग, यानी ये देखो ये दो क्रोमेटिड्स को जोड़ने वाला ये रहा भाग, ये भाग है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये भाग क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। ठीक है, तो गुणसूत्र का एक भाग और कौन सा हो गया? सेंट्रोमियर। अगला भाग है गुणसूत्र का तृतीयक संकीर्णन। सेंट्रोमियर के अलावा गुणसूत्र जहां से चिपका रहता है उसे द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। केंद्रक में केवल एक जोड़ी गुणसूत्र द्वितीयक संकीर्णन पाए जाते हैं। तो अगला भाग हो गया द्वितीयक संकीर्णन। इसके बाद सैटेलाइट। द्वितीयक संकीर्णन के बाद टोपीनुमा या घुंडीनुमा उभार सैटेलाइट कहलाता है। तो गुणसूत्र का देखो नीचे की ओर जहाँ से केंद्रक से चिपका हुआ रहेगा वो तो द्वितीयक संकीर्णन हो गया, और द्वितीयक संकीर्णन के नीचे उभरा हुआ भाग है उसको सैटेलाइट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो ये गुणसूत्र की पूरी संरचना हो गई। ठीक है, सातवां भाग होता है गुणसूत्र का टीलोमियर। गुणसूत्र के किनारों पर को टीलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के किनारे वो टीलोमियर कहलाते हैं। गुणसूत्र को आपस में चिपकने से रोकते हैं। एक आधुनिक शोध के अनुसार मानव में आयु बढ़ने पर टीलोमियर सिकुड़ने लगते हैं, जिससे कोशिका विभाजन की दर कम हो जाती है और झुर्रियां पड़ने लगती है। तो कोशिका विभाजन की दर बढ़ने पर, बुढ़ापा आने पर जो झुर्रियां पड़ने का प्रमुख कारण है वो ये है कि टीलोमियर है गुणसूत्र जहाँ के किनारे हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, जिससे कोशिका विभाजन की दर वो कम हो जाएगी और झुर्रियां पड़ने लग जाएगी। यदि कोशिका में को समय रहते टेलोमेरेज एंजाइम उपलब्ध करवाया जाए तो वृद्धावस्था को रोका जा सकता है। कि कोशिका को टेलोमेरेज एंजाइम दिया जाता है तो टेलोमेरेज एंजाइम के द्वारा कोशिका विभाजन वो बना रहेगा, और कोशिका विभाजन बना रहेगा तो जो वृद्धावस्था है उसको रोका जा सकेगा।
फिर अगला पॉइंट है आकृति, गुणसूत्र की आकृति, गुणसूत्र की आकृति। तो गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था के दौरान किया जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्र निम्न 4 दिखाई देते हैं। आकृति का अध्ययन एनाफेज अवस्था में किया जाता है और जो गुणसूत्र है वो 4 प्रकार की आकृति के दिखाई देते हैं। सबसे पहला देखो, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। यह सबसे पहली आकृति क्या कहलाती है? मेटासेंट्रिक। इस अवस्था में गुणसूत्र में सेंट्रोमियर बीच में होता है। सेंट्रोमियर कहाँ पर है? बीच में, और जिससे वी आकार का दिखाई देता है और गुणसूत्र वी आकार का दिखाई देता है। इस आकृति को बोला जाता है मेटासेंट्रिक। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य में ना होकर उससे कुछ दाईं या बाईं ओर होता है, जिससे जे या एल आकार का दिखाई देता है। तो जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा सा बीच में न होकर थोड़ा सा दायां या बायां होगा, जिससे गुणसूत्र की आकृति है वो एल या जे आकार की हो जाएगी। इस आकृति को सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। वी आकृति है, इसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक। तीसरी गुणसूत्र की आकृति क्या कहलाती है? एक्रोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर अंतः बिंदु के पास में स्थित होता है। सेंट्रोमियर है वो अंतः बिंदु के पास में स्थित होता है, जिससे एक भुजा बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी होती है। ये छड़ के आकार के होते हैं। तो ये छड़ के आकार के देखो, जो सेंट्रोमियर अंत्य बिंदु के लास्ट में होगा यहाँ पर, ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा। तो एक भुजा तो बहुत छोटी हो गई और एक भुजा बहुत बड़ी हो गई। इस आकृति को बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। ये आकृति क्या कहलाती है? एक्रोसेंट्रिक। गुणसूत्र की लास्ट आकृति है वो है टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर अंतः बिंदु पर पाया जाता है, जिससे इसमें केवल एक मुख्य भुजा होती है। इसमें भी छड़ाकार का दिखाई देता है और एक आई की संरचना का निर्माण होता है। तो सेंट्रोमियर है वो अंतः बिंदु पर होगा, एकदम लास्ट में दिखाई नहीं देगा और आई के जैसी संरचना बन जाएगी। स्मॉल आई होता है ना, आई के जैसी। तो ये गुणसूत्र का लास्ट वाला भाग वो दिखाई नहीं देता है, आई की जैसी संरचना बनती है। इससे कहा जाता है टिलोसेंट्रिक। इसे क्या कहा जाता है? टिलोसेंट्रिक। अगला पॉइंट है अपना गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र के कार्य देखो, गुणसूत्र में उपस्थित डीएनए द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। गुणसूत्र का पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, गुणसूत्र में उपस्थित जीन द्वारा सभी लक्षणों का नियंत्रण व नियमन किया जाता है। तीसरा, गुणसूत्र में उपस्थित द्वितीयक संकीर्णन द्वारा केंद्रिका का निर्माण किया जाता है। जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है उसका निर्माण गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्णन के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, यह कोशिका विभाजन पर नियंत्रण रखता है। गुणसूत्र की संख्या व संरचना में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन होता है, जो जैव विकास की क्रिया में सहायक होता है। तो उत्परिवर्तन का मुख्य आधार भी गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र की संरचना और संख्या में परिवर्तन होने से ही उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है गुणसूत्र के प्रकार। विकसित जीवों में सामान्यतः निम्न 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, अलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। ठीक है, जैसे कि मनुष्य के अंदर बताए हैं आपको 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इन 46 गुणसूत्रों के अंदर ये 2 द्विगुणित होते हैं, यानी 23 2 गुणों में पाए जाते हैं, 2n। ठीक है, तो 44 गुणसूत्र है, यानी इस 23 में से 22 और 22 ये तो एकदम समान होते हैं, पुरुष में भी और महिला में भी। ठीक है, तो इन जो जोड़ी 22 गुणसूत्र है इनको तो अलिंग गुणसूत्र कहते हैं और ये लिंग निर्माण में भाग नहीं लेते। ठीक है, जो एक जोड़ी और गुणसूत्र बचा है 23वीं जोड़ी,
वो पुरुषों में तो होता है अक्स वाई और महिलाओं में होता है अक्स अक्स। ये गुणसूत्र है, इनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं और ये लिंग निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र के प्रकार सामने से तीन गुणसूत्र दो प्रकार के हैं। अलिंग गुणसूत्र, ये लिंग निर्धारण के अलावा अन्य कार्य करते हैं, लिंग निर्धारण नहीं करते, इसके अलावा अन्य कार्य वो ही करते हैं। इनमें इन्हें कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है, इन्हें कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। फिर आगे, क्योंकि ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। दूसरे लिंग गुणसूत्र, इनके द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है। लिंग गुणसूत्र की खोज मैकलंग ने की थी। ये मैकलंग नाम है वैज्ञानिक का। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, क्या नाम है, मैकलंग। लिंग गुणसूत्र की खोज है वो मैकलंग वैज्ञानिक ने की थी। स्तनधारियों में अक्स व वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्तनधारियों के अंदर अक्स और वाई प्रकार के जो लिंग गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना गुणसूत्र है, इसके गुणसूत्र का टॉपिक है वो गुणसूत्र का प्रकार हो गया, गुणसूत्र की संरचना हो गई और गुणसूत्र के कार्य हो गए, वो अपना कंप्लीट हो गया।